हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो हमारे पास प्रेजेंट था जिसमें हमने मॉडर्न थ्योरी यानी मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। आज हम उसी टॉपिक का सेकंड फैक्टर जो हमारे पास प्रेजेंट था, पहले फैक्टर के अंदर हमने जीन की जो वेरिएशंस है उस जीन की वेरिएशंस एक पॉपुलेशन के अंदर जो होती है उसको हमने पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा। जहां पर हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा, नॉन रैंडम मेटिंग, म्यूटेशन, पोलाइडी के बेस के ऊपर रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन या हाइब्रिडाइजेशन, उन सभी मेथड्स के बारे में बच्चा हमने पढ़ा। तो आज हम सेकंड जो फैक्टर है हमारे पास है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन का, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यू नो कि नेचुरल सिलेक्शन एक तरीके से इतनी इजीली होने वाला कोई प्रोसेस नहीं है, मतलब आसानी से होने वाला प्रोसेस नहीं है। दे रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। मतलब नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ए ब्लडी बैटल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ब्लडी बैटल नहीं है। ठीक है, तो मीन्स नेचुरल सिलेक्शन आर नॉट ए ब्लडी बैटल। बाय डार्विन। डार्विनिज्म्स, और मतलब इस डार्विनिज्म्स में यानी डार्विन जो है, डार्विन और ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो एक तरीके से ब्लडी बैटल नहीं है, मतलब एक तरीके से स्लो बियरिंग प्रोसेस है। ठीक है ना, इट इज ए स्लो बियरिंग प्रोसेस। इट्स मीन्स ये जो प्रोसेस होता है भाई धीरे धीरे होता है। अब ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन में मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इट्स मीन्स इट इज ए डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, डिफरेंशियल फ्रॉम रिप्रोडक्शन। कैसे भाई? इट इज ए डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की बात हम कर सकते हैं इस प्रोसेस के बेस के ऊपर। इसका मतलब क्या है डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का? मतलब भाई नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो क्या करता है, सबसे पहले वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर फिट हैं उनका सिलेक्शन करता है। फिर क्या करता है भाई, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। सेकंड क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ फिटेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ जो हमारे पास अनफिट है उनका एलिमिनेशन होता है। फिर सर्वाइवल ऑफ फिटस होता है। तो मतलब इन तीनों अप्रोच को ऐड करके हमारे पास कौन कौन से तीन अप्रोच है भाई? सबसे पहले तो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पहला पॉइंट तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होता है। दूसरा क्या होता है भाई, एलिमिनेशन ऑफ अनफिट। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ अनफिट। और थर्ड मेथड हमारे पास क्या होता है भाई, तीसरा हमारे पास क्या होता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटस। थर्ड क्या हमारे पास है, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये तीनों के तीनों अप्रोच आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और इससे क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचुरल सिलेक्शन। अब ये तीनों के तीनों अप्रोच आपस में कंबाइन करते हैं, इनकी सहायता से नेचुरल सिलेक्शन होता है। इसका मतलब कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम कह के मतलब हजारों साल लग जाते हैं। तो ये कंप्लीट यानी कई जनरेशन इस पार्टिकुलर प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग नेचुरल सिलेक्शन का स्टेप हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? किसी के लाइफ साइकिल में किसी का लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, किसी का लाइफ साइकिल जो होता है वो लॉन्ग होता है।
तो ऐसे में जीन का ट्रांसफर होना, जीन पूल का मेंटेनेंस होना, उसके लिए टाइम की कंडीशंस है। यानी किसी बैक्टीरिया की बात अगर हम करते हैं तो इन एवरी 20 मिनट्स इट्स कैन प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, बट इन ह्यूमन बींग्स इट्स कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 to 25 ईयर्स। जो नेक्स्ट जनरेशन वहां से बिल्डअप होगी उसमें 20 से 25 साल लग जाते हैं। तो ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन जो होता है उसके लिए अलग अलग वे में एडिशन होता है। एक सिंपली भाषा में नेचुरल सिलेक्शन को हम किस तरीके से शो कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए किसी भी एरिया के अंदर कोई पॉपुलेशन है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो वो जो पॉपुलेशन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक ड्रिफ्ट की सहायता से चेंज होते हैं। मान लीजिए ये एक एरिया है, ये उसी एरिया की हम बात कर रहे हैं, हमने उस एरिया को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना, उस एरिया को हमने रिप्रेजेंट कर लिया ऐसे, ठीक है। इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहता है, मान लीजिए ये एक स्पीसीज है ऑर्गेनिजम्स की, वो इस पार्टिकुलर एरिया में सरवाइव करती है, इस पार्टिकुलर एरिया में सरवाइव करती है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है भाई, इनिशियल कंडीशंस में अगर हम ऑर्गेनिजम्स के नंबर की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे पास इंडिविजुअल जो प्रेजेंट है, एक सिंगल इंडिविजुअल ऐसा है जिस मेंबर के अंदर कुछ ऐसा चेंज आया जो ओवरऑल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, जिसकी जीन फ्रीक्वेंसी जो है, जिसका जीन पूल जो है वो दूसरे मेंबर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट है। अब ऐसे में ये क्या है हमारे पास, दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, दिस वन इज द फर्स्ट जनरेशन, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है जिसमें 12 मेंबर्स के अंदर से सिर्फ एक ही मेंबर ऐसा है जो दूसरे पेरेंट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट दिखाई देता है। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आ गई हमारे पास सेकंड जनरेशन। जब हमारे पास सेकंड जनरेशन आई तो ऐसे में क्या है, देखिए जो मेंबर्स का नंबर है वो इंक्रीज है हमारे पास यहां पर, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर अब मेंबर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज है, साथ के साथ इस पार्टिकुलर केस में अगर हम देखते हैं, अब देखिए हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो किस तरीके से इंक्रीज हुए। यहां पर देखिए 4 मेंबर्स, फोर मेंबर्स इन आउट ऑफ 15 में से 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट जीन पूल के साथ भी रहते हैं इस पार्टिकुलर एरिया में। देन आफ्टर नेक्स्ट, अब उसके बाद नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या हुआ, नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज आल्सो इंक्रीज। देन देयर आर द अनदर केस, अब इस केस को और देखिए यहां पर भी नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स जो डिफरेंट टाइप्स के हैं उनका नंबर भी यहां पर बढ़ गया। अब ऐसी सिचुएशंस में देखिए कितना ज्यादा नंबर इंक्रीज हुआ। हमारे पास पॉपुलेशन की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास 15 मेंबर्स, ठीक है, आउट ऑफ 38, 15 मेंबर्स जो हैं वो न्यू जीन पूल के साथ है। अब यही रेशो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट वे की बात हम करते हैं, उनका नंबर इंक्रीज है पॉपुलेशन के अंदर, वो कंप्लीटली उस टोटल पॉपुलेशन को कवर करते हैं। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हमारे पास है वो इंक्रीज होता है। तो अब जब नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स हमारे पास से इंक्रीज हुआ है इस पॉपुलेशन के अंदर, तो इस केस में हमारे पास देखिए ओरिजिनली जो पेरेंट्स हमारे पास प्रेजेंट थे उनका नंबर्स, उनके मेंबर्स का नंबर जो है वो बिल्कुल रिड्यूस होगा। अब ऐसे में पेरेंट्स की जो स्पीसीज है, कॉपी जो है वो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल रिड्यूस हुई। न्यू मेंबर्स, न्यू जीन पूल इंक्रीज।
यहाँ पर हमारे पास नया जीन पूल जो है वो इंक्रीज होता है, यानी नेक्स्ट जनरेशन की जब बात आती है हमारे पास, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हम जाते हैं, दूसरी से तीसरी जनरेशन में हम जाते हैं, तो एक तरीके से नेचर जो है किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर के बेस के ऊपर, यानी यहाँ टोटल पॉपुलेशन में से इसको सिलेक्ट किया, देखा कि नेचुरल कंडीशन चेंज है, तो उस नेचुरल कंडीशंस में न्यू इंडिविजुअल्स जो है वो फिट है किसी पार्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए। अब उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो इंक्रीज, देखिए कितना सारा नंबर हो गया। और देन उसके बाद फिर से देखिए नेक्स्ट जनरेशन जो है, मतलब जनरेशन नंबर फोर्थ जनरेशन जो है, इट्स आल्सो भी इंक्रीज द नंबर्स ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफ स्प्रिंग्स जो क्रिएट हुई, उन ऑफ स्प्रिंग्स का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। ना कि पेरेंटल कॉपी की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंटल कॉपी के बेस के ऊपर इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ। अब ओरिजिनली अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो उन पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो न्यू जनरेशन के बेस के ऊपर ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, उनका नंबर इंक्रीज हुआ। इट्स मीन्स जीन फ्रीक्वेंसी, जीन पूल, हमारे पास जो टोटल जीन पूल यहाँ पर प्रेजेंट है उसमें न्यू फ्रीक्वेंसी ऐड हुई, और उसी न्यू फ्रीक्वेंसी को इन्वायरमेंट हेल्प करता है सर्वाइवल में, यानी वो इंडिविजुअल जो है एक तरीके से उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सिलेक्टेड हो जाते हैं। अब हमारे पास ये जो सिलेक्शंस का मतलब जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसके केस में हमारे पास 3 टाइप्स है 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हम ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए हमारे पास टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स है नेचुरल सिलेक्शन के। उसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं? सबसे पहले है स्टेबलाइजिंग मेथड। सबसे पहले क्या है? स्टेबलाइजिंग मेथड, या भाई स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सेकंड हमारे पास क्या है भाई? डायरेक्शनल सिलेक्शन है। और थर्ड हमारे पास क्या है भाई? जिसको हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसके केस में हमारे पास डिस्ट्रक्टिव कंडीशंस होंगी, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। तो डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, जिसमें हमारे पास क्या है? डिस्ट्रप्टिव कंडीशंस होगी। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो ये तीनों के तीनों सिलेक्शन किसके बेस के ऊपर? अब इन सिलेक्शंस को हम एग्जांपल के बेस के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको ये प्रॉपर वे में आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अब व्हाट यू मीन बाय द स्टेबलाइजिंग सिलेक्शंस? किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी ट्रेट जो इंप्रूव करती है, सबसे पहला अप्रोच हमारे पास क्या है भाई? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। सबसे पहला टाइप कौन सा है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। देखिए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या कहता है? हम इसको कैसे काउंट कर सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं इट इज ए क्वांटिटेटिव सिलेक्शन। इसको आप क्वांटिटेटिव सिलेक्शन की बात कह सकते हो कि भाई किसी की क्वांटिटी के बेस के ऊपर कोई सिलेक्शन होता है। नॉर्मली यहां पर हम साइज वेट की बात करते हैं, मतलब नॉर्मली हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मली डिस्कस हियर हम साइज की बात करते हैं भाई, साइज की, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, या स्ट्रक्चर भी उसी के बेस के ऊपर, या भाई किसी वेट की बात हम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास केसेस है जिनके बेस के ऊपर हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो नॉर्मली एक पॉपुलेशन के अंदर वेट ऑफ बेबी की हम बात करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास क्या है? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात में हमारे पास एग्जांपल है वेट ऑफ न्यूली बोर्न बेबी।
न्यूली बोर्न बेबी जो है उसके वेट की बात करते हैं। अब न्यूली बोर्न बेबी जो है उसके सर्वाइवल की चांस हम करते हैं, तो यहां पर हमने क्या करना है, सर्वाइवल की बात हम कर रहे हैं। तो सर्वाइवल की बात के बेस के ऊपर देखिए, अगर न्यूली ग्रोइंग बेबी जो प्रेजेंट है किसी भी केस में, अब उसमें हमारे पास क्या कंडीशन होगी भाई, अगर मान लीजिए किसी भी बेबी का वेट हम लिखते हैं इफ द वेट ऑफ बेबी इज बिलो 3 kg, ठीक है। अब अगर बेबी का वेट बिलो 3 kg है तो मीन्स चांस ऑफ सर्वाइवल नहीं है, रेयर चांस ऑफ सर्वाइवल, रेयर चांस ऑफ सर्वाइवल है। और अगर बेबी का वेट, इफ द वेट ऑफ बेबी इज 3 to 5 kg, 3 से 5 kg है तो मीन्स हाई चांस ऑफ सर्वाइवल। और इसके साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ द वेट ऑफ बेबी इज अबव 5 kg, तो फिर भी रेयर चांस है भाई सर्वाइवल के। अब यहां पर देखिए बेबी का जो वेट है उस वेट को हम एक तरीके से या हम पौंड में काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। किस में काउंट कर सकते हैं भाई, पौंड में काउंट कर सकते हैं। तो बेबी का जो वेट है उस वेट के बेस के ऊपर हम बात करते हैं भाई, ठीक है ना, उस वेट के बेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसी वेट के बेस के ऊपर हम यहाँ एक कर्व बनाते हैं, जो कर्व इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से सर्वाइवल स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन शो करता है। तो यहाँ पर वेट हमारे पास एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है, यहाँ पर हमारे पास वेट क्या है, एक फिनोटिपिक कैरेक्टर है। इस फिनोटिपिक कैरेक्टर के बेस के ऊपर हमारे पास कि कंजर्वेशन किस बेस के ऊपर होती है, किस बेस के ऊपर एलिमिनेशन होता है। हम स्पीशीज के उस मेंबर्स की बात करते हैं कि कहां पर एलिमिनेशन होता है और कहां पर कंजर्वेशन होती है, तो उसके बेस के ऊपर हम फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मली एक पॉपुलेशन जो हमारे पास प्रेजेंट है उस पॉपुलेशन के बेस के ऊपर क्या होता है, मैंने वेट की बात की। अगर हम यहां पर कर्व रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए हमारे कर्व में क्या कंडीशन है भाई, नॉर्मली कोई भी जो हमारे पास हमने अप्रोच बनाया कि कोई भी बेबी है उसके वेट की हम बात करते हैं, तो वेट के बेस के ऊपर हमारे पास जो कर्व बनता है उस कर्व को हम देखते हैं। सपोज कीजिए हमने ये कर्व बनाया, तो 0 1 2 3 4 5 6 8, हमने यहाँ केजी के बेस के ऊपर इसको काउंट कर लिया। अब जो बेबी है उसके सर्वाइवल के चांस किस तरीके से हैं भाई, अगर हम इस अप्रोच के बेस के ऊपर अगर देखते हैं तो हमने आपको बताया कि बेबी का जो वेट है, यानी उस बेबी का जो वेट है उस वेट के बेस के ऊपर चांस ऑफ सर्वाइवल जो हमारे पास है वो इस तरीके से प्रेजेंट है। चांस ऑफ सर्वाइवल जो हमारे पास है वो इस तरीके से प्रेजेंट है कि बेबी के चांस है सर्वाइवल के ऐसे। इस पार्टिकुलर एरिया के ऊपर हमारे पास मीन रिलीज होता है। ये क्या है हमारे पास, मीन, ये हमारे पास क्या है, मीन है। अब इसके बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमने कहा कि मीन्स देयर आर द चांस इफ द बेबी वेट इज बिलो द 3, इफ द बेबी वेट इज अबो द 5, ठीक है। अगर बेबी का वेट 3 kg से नीचे प्रेजेंट है, अगर बेबी का वेट जो है वो 3 kg से नीचे प्रेजेंट है तो भी उसके सर्वाइवल के चांस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर बेबी का वेट जो है वो 5 kg से ज्यादा है तो उसके सर्वाइवल के चांस फिर रिड्यूस हो जाते हैं। तो मीन्स ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये दोनों कराव का जो पोर्शन है दैट इज इंक्लूड इन द एलिमिनेटेड कंडीशंस। ये किसमें है भाई, एलिमिनेट में है। और उसके बाद जो हमारे पास ये जो रीजन प्रेजेंट है दिस इज इंक्लूड इन द कंजर्व्ड। ये किसमें इंक्लूड है भाई, कंजर्व्ड में, मतलब सर्वाइवल में इंक्लूड है। तो वेट अगर हमारे पास, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग, क्योंकि यहां पर वेट जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्टेबलाइजेशन के बेस के ऊपर वर्क करता है।
देन उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो हमारे पास है, दिस वन इज कॉल्ड द डायरेक्शनल। उसको हम किस में इंक्लूड करते हैं भाई? डायरेक्शनल में। अब डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि जब तक किसी भी ऑर्गेनिजम्स में चेंज आता रहता है, जब तक वो ऑर्गेनिज्म एक स्टेबलाइजिंग पॉइंट तक नहीं जाता है। तो सेकंड केस हमारे पास क्या है? डायरेक्शनल सिलेक्शन। सेकंड हमारे पास क्या है भाई? डायरेक्शनल सिलेक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शनल सिलेक्शन। यू नो कि डायरेक्शनल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की मेंबर्स की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के अंदर कि एक्सट्रीम फिनोटाइपिक कंडीशंस होती हैं, और वो एक्सट्रीम फिनोटाइपिक कंडीशंस जो प्रेजेंट होती हैं, इट्स फेवर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज कर्व शिफ्ट टुवर्ड द डायरेक्शंस ऑफ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन ए पॉपुलेशन देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इन दिस केस देयर आर लॉट्स ऑफ फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स है, बट द phenotypes are shifting towards stability, अब स्टेबिलिटी की तरफ है। अब जब वो शिफ्ट करेंगे टुवर्ड स्टेबिलिटी, तो इट्स मीन्स, इसका मतलब क्या है? डायरेक्शनल। उसका मतलब क्या बन गया भाई? डायरेक्शनल, कि वो एक तरीके से अपने आप को शिफ्ट करती रहती है। अब ऐसे में हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं, और उन बहुत सारे एग्जांपल्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं भाई? इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन का एग्जाम्पल जो हमारे पास है, जो हमारे पास पेपर्ड मोथ है। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनाइजेशन इन केस ऑफ पेपर्ड मोथ है। ठीक है, हमारे पास यहां एग्जाम्पल क्या है भाई? हमारे पास है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनाइजम। ठीक है, इन पेपर्ड मोथ। पेपर्ड मोथ जो है उसके अंदर, ठीक है ना, पेपर्ड मोथ जो है उसके अंदर इफेक्ट है भाई। उसके साथ साथ हमारे पास और भी एग्जांपल्स है। नाउ दैट अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हम ये भी कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की डिफरेंट स्पीसीज क्रिएट हुई। और लास्ट में जो एक्वास हॉर्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, उसके सर्वाइवल के चांस बढ़े। ठीक है ना, एक्वास जो स्पीसीज प्रेजेंट है उसके सर्वाइवल के चांस हमारे पास इंक्रीज हुए। उसके साथ साथ क्या है भाई? रेजिस्टेंस क्रिएटेड इन मॉस्किटोज जो है उनके अंदर डीडीटी के खिलाफ, डीडीटी के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, वो भी एक तरीके से हमारे पास डायरेक्शनल सिलेक्शन का एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं भाई? दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शनल सिलेक्शन। अब ये डायरेक्शनल सिलेक्शन जो हमारे पास प्रेजेंट है, इस डायरेक्शनल सिलेक्शन में अगर हम किसी कर्व की बात करते हैं कि किस तरीके से वो कर्व को रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए हमारे पास कैसा कर्व इसके केस में प्रेजेंट है। हमने कहा कि यहां पर हमारे पास डायरेक्शनल सिचुएशन प्रेजेंट है। ठीक है, डायरेक्शनल सिचुएशंस का मतलब क्या है भाई? कर्व के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांस जो हैं वो डायरेक्शन बेस्ड हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर उसके सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक सिंपली अगर हम कर्व की बात करते हैं, तो ये देखिए कोई भी कर्व हमारे पास प्रेजेंट है, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांस जो बढ़ेंगे वो कैसे बढ़ेंगे? ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांस जो बढ़ेंगे वो कैसे बढ़ेंगे? तो यहां पर हमारे पास कर्व प्रेजेंट है। देखिए इस कर्व में क्या है?
नॉर्मली अनफिट जो ऑर्गेनिजम्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ये केस क्या है? एलिमिनेशन। ये हमारे पास क्या है? एलिमिनेशन का केस। ये हमारे पास क्या है भाई? कंजर्व्ड का केस। तो इसके केस में भी हमारे पास, यानी यहां पर भी हमारे पास जो कंडीशंस है वो कैसी कैसी है इसके केस में भी, या हम इन पार्टिकुलर केसेस में चले। ठीक है ना, हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, उसके बेस के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो हम अगर मान लीजिए इन अप्रोचेस को देखते हैं, तो इनके केस में हमारे पास जो पीक है, उस पीक के केस में जो सर्वाइवल के चांस है वो किस तरीके से हैं, जो एलिमिनेशन के चांस है वो किस तरीके से है हमारे पास। तो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के चांस भी हैं और एक तरीके से एलिमिनेशन के चांस भी प्रेजेंट है। तो इसके केस में देखिए, जब डायरेक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल अप्रोच है भाई। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शनल अप्रोच। तो ये जो डायरेक्शनल अप्रोच है, इस डायरेक्शनल अप्रोच में देखिए क्या कंडीशंस है। ठीक है, यहां पर भी डायरेक्शन अनफिट, जब ऑर्गेनिजम्स के लिए अनफिट टाइम है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी ऑर्गेनिजम्स की शिफ्टिंग होती है, एलिमिनेशन होता है, ऑर्गेनिजम्स का एलिमिनेट होते हैं ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इसके बेस के ऊपर ये हमारे पास मीन है। ये हमारे पास क्या है भाई? मीन। ये हमारे पास मीन है। और इसी लेवल के बेस के ऊपर देखिए, जब ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल के चांस यहाँ रिड्यूस हुए तो वो शिफ्ट हुआ, देन शिफ्ट हुआ। तो इस तरीके से हम इस कराव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव के चांस यहाँ नहीं बने, तो वो एलिमिनेशन हुआ, उसमें से कुछ नया बना। फिर नहीं हुए तो नेक्स्ट केस में, नहीं हुए तो फिर नेक्स्ट केस में, फिर नेक्स्ट केस में। तो इस तरीके से हॉर्स की जो वैरायटी, जो स्पीसीज हमारे पास प्रेजेंट है, जो पुरानी जो हमारे पास स्पीसीज है वो एलिमिनेट हुई, नेक्स्ट जो स्पीसीज, न्यू जो स्पीसीज है वो हमारे पास प्रोड्यूस हुई, उन स्पीसीज को हमने कंजर्व कर लिया। तो इस एरिया के अंदर हमारे पास क्या है? कंजर्व्ड बाय सिलेक्शन है। ये क्या है हमारे पास? कंजर्व्ड बाय। तो इसमें हमारे पास एक्वास जो हॉर्स है उसके सर्वाइव के चांस इंक्रीज हो गए। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट और भी एग्जांपल्स हैं बेटा, जो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो केस है, नेक्स्ट जो टॉपिक टाइप है, उसमें हमारे पास क्या चीज है? डिसरप्टिव कंडीशन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिसरप्टिव सिलेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिसरप्टिव सिलेक्शंस। अब इस डिसरप्टिव वर्ड से आपको पता चलता है कि इट इज नॉट ए कंटिन्यू सिलेक्शन। ठीक है, यहां पर कोई स्टेबिलिटी भी नहीं होगी भाई, यहां पर कोई ऐसा केस भी नहीं होगा जिसमें डायरेक्शन मिलेगी। यहां पर स्पेशली क्या होगा? यहां पर स्पेशली एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें एक के बाद दूसरा ग्रुप जो है, अगर वो इंटरमीडिएट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसके सर्वाइवल के चांस है ही नहीं। तो मतलब यहां डायरेक्टली क्या है? डिस्टर्ब्ड है। ठीक है ना, डिस्ट्रप्शन है यहां पर। तो मीन्स ए टाइप ऑफ सिलेक्शन है in which intermediate species not survive। ठीक है, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा। जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हमारे पास यहां पर प्रेजेंट होगी तो उसका वो एक तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? ब्लैक बिल्ड सीड क्रैकर एग्जांपल है हमारे पास। ब्लैक, हमारे पास इसके लिए एग्जांपल है भाई, क्या एग्जांपल है? ब्लैक बिल्ड सीड क्रैकर। ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं?
दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ अफ्रीकन फिंचेज, ठीक है ना। ये एग्जांपल है किसका भाई, वेस्ट अफ्रीकन फिंचेज का। वेस्ट अफ्रीकन फिंच का ये एग्जांपल है। इसमें क्या है, सीड क्रैकर जो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब सीड क्रैकर बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ये जो बर्ड्स हैं भाई, ये दे आर फीड ऑन टू द सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है, विच फीड ऑन टू द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। जो डिफरेंट ट्री हैं उनके सीड्स के ऊपर फीड करते हैं भाई। अब ऐसे में इंटरमीडिएट कंडीशंस की हम बात करते हैं, यानी बिल्कुल कुछ ऐसी केसेस हैं कि भाई एक तो हमारे पास स्मॉल बर्ड है, एक हमारे पास लार्ज बर्ड है, ठीक है। इस कैटेगरी में क्या होगा भाई, स्मॉल बर्ड्स की जो बीक होगी वो स्मॉल होगी, जबकि दूसरा हमारे पास लार्ज जो है उसकी लार्ज बीक होगी भाई। अब ऐसे में जिसकी इंटरमीडिएट बीक होगी, ऐसे अप्रोच में जो इंटरमीडिएट बेस पे जो प्रेजेंट होगा वो ना तो स्मॉल को ईट कर सकता है और ना ही लार्ज को वो ईट कर पाएगा। अब ऐसे में उसकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन होगा, तो उसी मॉडिफिकेशन के बेस के ऊपर वो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइव होने के चांसेस हैं। अब इसके लिए अगर हम कोई करा रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रप्टिव जो करा होगा उसमें क्या होगा कि जो मेन साइड प्रेजेंट थी, अब की बार वो पहले दोनों केसेस में वो कंजर्व करती थी किसी चीज को, लेकिन अब की बार मीन जो साइट प्रेजेंट है उस पार्टिकुलर साइट के ऊपर कंजर्वेशन नहीं होगा, उसके बेस के ऊपर एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो मीन जो पार्ट है वहां पर एलिमिनेशन का केस आएगा, और जब एलिमिनेशन का केस आएगा तो बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स है उसके सर्वाइव के चांस, मतलब कहने का ये है, अगर यहां पर हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कराव इंक्रीज हुआ, लेकिन इस अप्रोच में कराव डिक्रीज होगा। एक सिंपली अगर हम कराव की यहाँ शेप दें तो यहाँ पर देखिए बेटा, कराव को अगर हम ऐसी शेप के बेस के ऊपर काउंट करें तो इनके सर्वाइवल के चांस है, इसके इस पार्टिकुलर केस में सर्वाइवल के चांस खत्म। तो मीन जो है वहां पर सर्वाइवल के चांस एलिमिनेट हो गए, तो उसी के बेस के ऊपर हम कराव रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास जो कराव है उस कराव में क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज प्रेजेंट है, जैसे ये है, उस ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज यहाँ इस पार्टिकुलर, अगर इस डिस्ट्रप्टिव की बात करते हैं ना तो हमारे पास यह मीन है, ठीक है। इस मीन का मतलब क्या है कि इसी जगह पर हमारे पास सर्वाइवल के चांस थे, पहले ऑलरेडी सर्वाइवल के चांस थे, लेकिन अब हमारे पास यहाँ सर्वाइवल के चांस नहीं है। अब जब सर्वाइवल के चांस नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, हमारे पास जो कराव बनेगा वो इस तरीके से बनेगा भाई, हमारे पास जो कराव बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसमें दो टाइप के मेंबर्स बन गए हमारे पास, दो टाइप के, ठीक है, दो स्पीसीज बन गई हमारे पास। यहाँ पर इस कराव की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अब की बार जो मीन हमारे पास आया वो यहां पर आया, यहां पर उसमें कोई केस ही नहीं है हमारे पास। तो देखिए ये जो है, ये जो रीजन हमारे पास बन गया, दिस वन इज द एलिमिनेटेड रीजन, दिस वन इज द एलिमिनेटेड रीजन, ये हमारे पास क्या है, एलिमिनेटेड रीजन। एलिमिनेटेड है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो केसेस दिखाई दे रहे हैं, ये भी या भाई यहां पर ये या ये हमारे पास ये क्या है, कंजर्व्ड बाय सिलेक्शन। ये किसके बेस के ऊपर है, सिलेक्शन के बेस के ऊपर कंजर्व्ड है। नेक्स्ट केस में भी हमारे पास वही कंडीशन है कि यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाले भाई ये क्या है, कंजर्व्ड है, जो एक तरीके से स्पीसीज ए बन गई, ये हमारे पास स्पीसीज बी बन गई। तो ऐसे में हमारे पास न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है बेटा। उसी स्पीसीज की फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम बात करते हैं, तो हमारे पास ये सब केस हैं क्या, किसके बेस के ऊपर,
नेचुरल सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे। नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो किसी भी स्पीसीज को इनवाइट करने में हेल्प करता है। मतलब कहने का ये है कि नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस विच हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वो किसी नई स्पीसीज की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन के साथ साथ आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी प्रेजेंट होता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको, जो मतलब एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के एग्जांपल हैं। तो उसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स प्रेजेंट है उसमें कौन सी कंडीशंस हैं? एग्जांपल्स फॉर द नेचुरल सिलेक्शन, जिनको हम एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट हमारे पास एग्जांपल हैं। नेचुरल सिलेक्शन के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और वो एग्जांपल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। लाइक दैट नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास एग्जांपल है पेपर्ड मोथ। हमारे पास क्या है भाई? सबसे पहले पेपर्ड मोथ, जो भाई एग्जांपल है किसका? इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, हम इनको एक्सप्लेन बाद में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएशन ऑफ ए डीडीटी रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पेस्टिसाइड पेस्टिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक इन मॉस्किटो मॉस्किटो जो है उसके बेस के ऊपर। फिर हमारे पास थर्ड एग्जांपल क्या है भाई? सिकल सेल एनीमिया। ये भी है भाई एग्जांपल। क्यों है? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो पर्सन होता है उसको मलेरिया नहीं होता है। तो ऐसे केस में हमारे पास ये एग्जांपल्स है। ऑल एग्जांपल्स आर द नेचुरल सिलेक्शंस। बट अगर हम बात करते हैं किसकी? आर्टिफिशियल सिलेक्शंस की। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब मैन मेड सिलेक्शन। ये मैन मेड सिलेक्शन जो होता है भाई, इस मैन मेड सिलेक्शन के लिए भी हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। उसमें हम किसी भी स्पीसीज को अपनी मोड के बेस के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ पिजन, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉग, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ द कैट, कैबेज एंड सो ऑन। तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो हैं हमारे पास ऐसी वैरायटीज में इंक्लूड्स हैं। इन वैरायटीज के बेस के ऊपर हम नेचुरल सिलेक्शन की जगह पर इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो बेटा तो अगर बच्चे हम बात करते हैं आज के लेक्चर की कंप्लीट डिस्कशन की, तो उसमें हमारे पास हमने नेचुरल सिलेक्शन की बात पढ़ी। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन जो बच्चा है वो एक स्लो प्रोसेस है, ना कि ब्लडी बैटल है, जिसके केस के अंदर ऑर्गेनिजम्स में स्लोली चेंज आते हैं। और वो स्लोली चेंज क्या करते हैं भाई? किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जो चेंज आते हैं वो चेंज क्या करते हैं? स्ट्रगल क्रिएट करते हैं जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टेंस के लिए शो करता है। अब जब ऑर्गेनिजम्स उन चेंज को अपनी बॉडी में अडेप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, इट्स मीन्स दीज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एलिमिनेटेड बिकॉज दे आर अनफिट फॉर सर्वाइव। और जो ऑर्गेनिजम्स उन पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को अडेप्ट कर लेते हैं वो ऑर्गेनिजम्स सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। मीन्स वहां पर सर्वाइवल के जो चांस हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब इसी प्रोसेस की बात करते हैं हम, मतलब 3 मेन स्टेप्स हमारे पास इंक्लूड हुए यहाँ पर। वो 3 मेन स्टेप्स कौन कौन से इंक्लूड हुए भाई? सबसे पहला स्टेप्स हमने बताया कि जिन
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सेकंड हमने बताया एलिमिनेशन ऑफ अनफिट, और थर्ड हमने बताया द सर्वाइवल ऑफ ए फिटेस्ट। तो यही है नेचुरल सिलेक्शन। इस नेचुरल सिलेक्शन में 3 टाइप हमने बताई। पहला स्टेबलाइजिंग, जिसमें हमने बेबी के वेट की बात की। दूसरा हमने एग्जाम्पल जो दिया उसमें हमने डायरेक्शनल की बात की, जहां पर डायरेक्शनल में हमने एक्वस यानी हॉर्स का एग्जाम्पल दिया। और थर्ड केस में बच्चा हमने बताया डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव का मतलब क्या था, जिसमें अनफिट इंटरमीडिएट जो मेंबर्स होंगे वो अनफिट होंगे, और जब इंटरमीडिएट फॉर्म होगी तो पहले वाली और फाइनल कंडीशंस वो सर्वाइवल में फिटेस्ट होगी। तो उसी के सर्वाइवल के फिटेस्ट के चांस बढ़ेंगे, तो इसका मतलब उसी के सर्वाइवल के चांस बढ़ेंगे। तो जो सर्वाइव करेगी वही एक नेचुरल के द्वारा सिलेक्ट कर ली जाएगी। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बच्चा नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारे पास है उस लेक्चर के अंदर हम आपको मीन्स एक तरीके से स्पेसिएशन के बारे में बताएंगे, किस तरीके से न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है, और मतलब थर्ड फैक्टर ऑफ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।